आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 9.2.2। ये इंटरनल ऑडिट के बारे में है और ISO 9001 2015 का क्लॉज है और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो क्लॉज नंबर 9.2.2, the organization shall A B C D E, ये 5 इसमें F भी है, A B C D E F, तो ये 6 रिक्वायरमेंट इसमें हैं। एक एक करके पढ़ के बताता हूँ आपको। A, plan, establish, implement and maintain an audit program or programs, including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the importance of processes concerned, changes affecting the organization and the results of the previous audits. B, define the audit criteria and scope of each audit. C, select auditors and conduct audits to ensure objectivity and impartiality of the audit process. And D, ensure that the results of the audits are reported to the relevant management. E, take appropriate correction and corrective actions without undue delay. And F, retain documented information as evidence of the implementation of the audit program and the audit results. And there is a note below which says see ISO 19011 for guidance. तो अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से हिंदी में, और जैसा कि मैंने बताया इसका टाइटल है इंटरनल ऑडिट। तो सबसे पहले ए की रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरनल ऑडिट की हमको प्लानिंग करनी है। वी हैव टू प्लान, हमें प्लानिंग करनी है इसकी, फिर उसको एस्टेब्लिश करना है, मतलब ऑडिट करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है जो भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, और अपना ऑडिट प्रोग्राम को मेंटेन करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है, जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उन मेथड्स को प्रिजर्व करना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने फिक्स की हुई हैं वो सबको बहुत क्लियर होनी चाहिए, और इसकी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्टिंग उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पास, और जो कि प्रोसेस की इम्पोर्टेंस, जो कंसर्न प्रोसेस है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको, और चेंजेस इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे संस्थान को जो बदलाव की वजह से कोई असर आ रहा है, और पिछला ऑडिट जो हमने किया है उसके क्या रिजल्ट्स थे, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ऑडिट को हमें प्लान करना है, एस्टेब्लिश करना है और लागू करना है और मेंटेन करना है ऑडिट प्रोग्राम को, और इंक्लूडिंग दी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड कर लें। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारे संस्थान के ऊपर। बहुत छोटा संस्थान है तो फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा देर के बाद भी कर सकते हैं, साल में एक बार कर लें, या आपका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है तब भी आप फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा सकते हैं। मगर अगर दिक्कतें हैं और कमियां नज़र आती हैं तो हमें जल्दी जल्दी ऑडिट करना चाहिए, मतलब 3 महीने में एक बार करें, 4 महीने में करें या 6 महीने में करें, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 6 महीना एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ज़्यादातर संस्थान हर 6 महीने में अपना इंटरनल ऑडिट करते हैं। तो इसको हमें प्लान करना है, और फिर प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है, और ऑडिट प्रोग्राम को हमें मेंटेन करना है कि ऑडिट प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो सबको मिल जाए, सबको क्लियर हो, और सब लोग उसके हिसाब से काम करें, और जो फ्रीक्वेंसी हमने डिसाइड की हुई है
उसी फ्रीक्वेंसी पे इंटरनल ऑडिट होने चाहिए। जो हमने तरीका डिसाइड किया है, मेथड डिसाइड किए हैं, वही मेथड फॉलो होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने कायम की हुई हैं। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई है कि जो मेन जो ऑडिटर है, सीनियर ऑडिटर, वो कौन होगा, बाकी ऑडिटर्स कौन कौन से होंगे, और हमारी प्लानिंग कैसी रहेगी इसमें, और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा रिपोर्टिंग का, और रिपोर्टिंग के और क्या एक्शंस होंगे। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा प्रोसेस की जो इम्पोर्टेंस है, वो प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है तो ज़्यादा ध्यान करना है हमने उसका। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसे चेंजेस होने वाले हैं तो उनको भी ध्यान में रखना है। और पिछला ऑडिट जो हमने किया उसमें क्या गलतियां निकली, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस जो करंट ऑडिट है उसके ऊपर हमें पिछली गलतियों का ध्यान में रखते हुए ये ऑडिट करना है कि वो गलतियां दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही। हमने जो करेक्शन किया था और जो करेक्टिव एक्शन लिया था वो कारगर साबित हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और बी पे आ जाएं, डिफाइन द ऑडिट क्राइटेरिया एंड स्कोप ऑफ ईच ऑडिट। अब देखिए, ऑडिट क्राइटेरिया वो होता है कोई भी चीज़ जिसको कि लेकर के आप ऑडिट कर रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, वो भी ऑडिट क्राइटेरिया है। आपने कोई प्रोसीजर लिखा है, वर्क इंस्ट्रक्शन लिखा है, वो भी एक ऑडिट क्राइटेरिया है। लोगों की जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो भी एक क्राइटेरिया है ऑडिट का। तो क्राइटेरिया वो है जो जिस चीज़ को हम चेक करते हैं वो क्राइटेरिया है हमारा। तो क्राइटेरिया हमें डिफाइन करना है कि क्या क्या चीज़ हमको चेक करनी है, और इसमें स्कोप भी हमको लिखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी साइट पे हमें जा कर के ऑडिट करना है। हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की एक ही साइट हो जहाँ पे कि कंपनी हमने ऑफिस भी बनाया हुआ है और वर्कशॉप भी बनाई हुई है, तो फिर उसका स्कोप जो है वही कंपनी में लिमिटेड हो जाएगा। और अगर कई जगह में है हमारी संस्थाएं, कई जगह ऑडिट करना है हमें, तो उसका फिर स्कोप हमें ऑडिट के प्रोग्राम में डिफाइन करना पड़ेगा। और सी पे आ जाइए, सेलेक्ट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑडिट्स टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑडिट। ऑडिट जो हमें करना है वो हमें एक ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से करना है कि हमारा जो हमने सोचा हुआ है वो हम पूरा कर पाए उद्देश्य, और इम्पार्शियल रहे हमारे ऑडिटर। हमारे ऑडिटर किसी की तरफदारी ना करें किसी भी हालत में। तो हमें ऑडिटर्स को भी ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो तरफदारी करें ना करें। और इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ तो ये है कि जिस सेक्शन का ऑडिट हो रहा है उस सेक्शन से वहाँ का इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी तरफदारी करने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो इसलिए हमें ऑडिटर्स को ऐसे सेलेक्ट करना है कि जहाँ जहाँ ऑडिट करना है वहाँ के ऑडिटर ना हो, दूसरे सेक्शन के ऑडिटर हों, ताकि वो इम्पार्शियल रहें और ऑडिट को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ऑडिट को करें और निपटाएं, और जो गलतियां हैं उनको पकड़ें, और जो भी करेक्शन और करेक्टिव एक्शन होना है उनको देखें कि भाई वो हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाइए डी पे, एंश्योर दैट द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट्स आर रिपोर्टेड टू रिलेवेंट मैनेजमेंट। जब हमने ऑडिट कर लिया तो उसके लिखित रूप में हमारे रिजल्ट्स होने चाहिए कि हमने क्या करेक्शन किया, क्या करेक्टिव एक्शन लिया, और क्या ऑडिट की फाइंडिंग थी, किसने ऑडिट किया, किसका ऑडिट किया। तो ये फॉर्मेट इसका बना हुआ होता है, उसमें सारी ये एंट्री की जाती है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हमें मिल जाए। उस फॉर्मेट में हम लिख देते हैं ताकि वो हमेशा के लिए हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन बनी रहे। तो ये हुआ डी कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं और ऑडिट्स हैं वो रिलेवेंट मैनेजमेंट को रिपोर्ट होने चाहिए, और सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ की एंट्री करके कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो जो हमारा मैनेजमेंट है जो इसके लिए उत्तरदायी है उनके पास हमें जमा करानी होती है।
और अब आ जाइए ई पर, टेक एप्रोप्रिएट करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन। एक तो जो कोई गलती हमने पकड़ी या जो भी नॉन कन्फॉर्मिटी हमें नज़र आई, वो नॉन कन्फॉर्मिटी को हमें बहुत क्लियरली लिखना है उस फॉर्मेट के ऊपर। और इसमें साथ साथ में दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो ये कि करेक्शन क्या करना है, मतलब जो गलत चीज़ है उसको हाथ के हाथ ठीक करना और सुधारना, वो हुआ करेक्शन। और दूसरा है करेक्टिव एक्शन, कि वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या काम करें। तो करेक्शन जो है वो हुआ जो इमीडिएटली हमें वो जो गलत है उसको ठीक करना, वो हुआ करेक्शन। और वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए हमें जो एक्शन लेना है, चाहे वो ट्रेनिंग के रूप में हो या कि हमें कोई प्रोसीजर बदलना हो अपना, या जो भी करना हो, तो वो है हमारा करेक्टिव एक्शन। ताकि वो करेक्टिव एक्शन कहलाएगा, ताकि वो जो हम एक्शन ले रहे हैं वो उससे फ्यूचर में दोबारा वो गलती ना होने पाए। तो करेक्टिव एक्शन वो एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाली, जो भविष्य में होने वाली गलतियों को होने से रोकेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते में आपका जो कूलेंट का पाइप है वो बर्स्ट हो गया, तो कार आपकी रुक जाएगी, क्योंकि कूलेंट जो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, निकल जाएगा सारा कूलेंट। तो इंजन गर्म होते ही कार रुक जाएगी। तो भाई इसमें करेक्शन तो ये हुआ कि आप मैकेनिक को बुलाइए और दूसरा कूलेंट का जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसको रिप्लेस कराइए, नया डाल दीजिए, दोबारा से कूलेंट भर दीजिए उसमें, गाड़ी स्टार्ट करिए, गाड़ी चल पड़ेगी। तो ये हुआ करेक्शन, कि भाई करेक्शन कर दिया आपने, आपकी गाड़ी दोबारा चल पड़ी। मगर ये करेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। करेक्टिव एक्शन ये हुआ कि उसकी जड़ तक जाइए आप, कि ऐसा हुआ क्यों, कि हमारे चलते हुए ये पाइप जो है बर्स्ट क्यों किया। इसका मतलब ये कि समय से इसकी देखभाल नहीं की गई, इसका प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया, हमने गाड़ी की सर्विस समय से नहीं कराई। अगर समय से सर्विस कराई होती तो चेकिंग में आ जाता कि भाई ये पाइप तो बदलने वाला होता, इसमें तो क्रैक आ गए हैं, तो वो समय से बदल देता, तो फिर गाड़ी नहीं रुकती रास्ते में। तो ये हुआ कि करेक्टिव एक्शन, कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी हमसे अगर हम टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की सही सर्विसिंग कराते रहेंगे सही टाइम पर। तो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि सडनली मालूम पड़ा कि वो पाइप क्रैक हो गया, कूलेंट निकल गया, कार रुक गई। क्योंकि समय से पहले ही सर्विस के दौरान वो चेकिंग हो जाएगी, वो पाइप बदल दिया जाएगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी रास्ते में रुके। तो ये हुआ फ़र्क दोनों में, करेक्शन में और करेक्टिव एक्शन में। करेक्शन वो है जो इमीडिएट एक्शन आपने लिया, दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी, मैकेनिक को बुलाया, पाइप चेंज कराया, कूलेंट डाला, इस गाड़ी स्टार्ट हुई, आप दोबारा चल पड़े। तो ये तो हुआ करेक्शन। और करेक्टिव एक्शन वो हुआ कि भाई टाइमली सर्विस कराइए, ताकि समय से पहले वो पाइप बर्स्ट होने से पहले ही पाइप बदल दिया जाए। तो उम्मीद है कि ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है करेक्शन में और करेक्टिव एक्शन में। तो ये हुआ ई, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपकी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, एफ पे, रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी हम ऑडिट करेंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या है, रिकॉर्ड। किस लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम एंड द ऑडिट रिजल्ट्स। जो हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया उसके हिसाब से ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, तो एक तो ये चीज़ स्थापित हो जाएगी ताकि हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसका। और दूसरा ये है कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑडिट प्रोग्राम का वो किया हमने, और इसका सबूत काहे से मिलेगा, हमें रिकॉर्ड से मिलेगा। क्योंकि हमने अगर इंटरनल ऑडिट किया है तो उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, इंटरनल ऑडिट के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो हमारे पास सबूत है भाई। तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक नोट दिया हुआ है इसके नीचे, 19,011, ये किसी भी तरीके के ऑडिट के लिए एक ISO ने गाइडेंस
इस स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं 19,011 में। कोई भी आप ऑडिट करें तो उस ऑडिट को कैसे प्लान करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, कैसे आपको ऑडिटर्स का चयन करना है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे हम ऑडिट रिजल्ट्स को कैप्चर करेंगे और अपने रिकॉर्ड बनाएंगे, लिखेंगे उसको, और मैनेजमेंट को कैसे रिपोर्टिंग होगी, और ऑडिट का हम ख़ात्मा कैसे करेंगे, मतलब एंड ऑफ द ऑडिट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरा एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो ख़ास तौर से इंटरनल ऑडिट के ऊपर है, और वो उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इंटरनल ऑडिट के ऊपर मेरा वीडियो है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी लंबा वीडियो है, करीब 40-50 मिनट का वीडियो है वो। ये वीडियो तो करीब 16-17 मिनट का होगा, मगर वो वाला वीडियो बहुत लंबा वीडियो है, ज़्यादा विस्तार से मैंने उसमें चर्चा की है और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए चर्चा की हुई है उसमें। तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा एक आपके लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको बताएगा वो वीडियो, आप उसको ज़रूर देखें। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ अपने साथियों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लें, मतलब एक दूसरे को साझा कर लें उनके साथ, जो भी लोग आईएसओ में व्यस्त हैं और आईएसओ की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, अपने अपने संस्थान में लगे हुए हैं, आईएसओ की देखभाल कर रहे हैं, उनको भी अगर मेरा वीडियो पहुंचेगा तो भाई ये मेरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बातें, इसका लाभ उन्हें भी मिल पाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस तरीके से मेरा वीडियो साझा करेंगे। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो उसकी इत्तला आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप बिना देरी के मेरा वीडियो देख सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिए और आपस में साझा भी करिए, थम्स अप दीजिए मुझे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू के ऊपर बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच, और तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।